नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बिहार की बात। इसमें आज हम बात करेंगे बिहार के सीमांचल में इस वक्त जो है वो सियासत और सुरक्षा दोनों अपने चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार 3 दिन से बॉर्डर जिलों में हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। नेपाल सीमा, बांग्लादेश घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज नेटवर्क, 10 किलोमीटर बॉर्डर जोन में कार्रवाई मुद्दे कई हैं। लेकिन सवाल इससे भी बड़े हैं कि क्या ये सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की समीक्षा है या फिर बंगाल चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार की जा रही है। क्या किशनगंज से नॉर्थ बंगाल तक नई राजनीतिक बिसात बिछ रही है और क्या सीमांचल और बंगाल के हिस्सों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाने की चर्चा में कोई सच्चाई है। इन सब विषयों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अमित शाह का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने घुसपैठियों को लेकर क्या कहा है। पहले आप वो सुन लीजिए। चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और अब समय आ गया है कि समूचे देश ने हर स्तर पर काम कर कर घुसपैठियों से देश को मुक्त कराने का एक अभियान हाथ में लेना पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है जनसांख्यिकी परिवर्तन से, बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। चलिए, तो ये था अमित शाह का बयान। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव भी आने वाला है और जिस तरह से घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो इस बार सीमावर्ती इलाकों में अहम रहने वाला है। हम इन विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज भारतीय जी, उसके अलावा हमारे साथ है दीपक कोचगवे जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी रंजन जी, सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं प्रियदर्शी सर आपके पास ही आना चाहूंगी कि अमित शाह आज पूर्णिया में 12 जिलों के डीएम, एसपी, एसएसबी अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। फोकस जो है वो नेपाल बॉर्डर घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज नेटवर्क पर है। क्या ये रूटीन सिक्योरिटी रिव्यू है या बंगाल चुनाव से पहले जमीन मजबूत करने की ये तैयारी चल रही है? दोनों चीजें हैं। अमित शाह एक तीर से कई निशाने साधने के लिए जाने जाते हैं। और पूर्णिया सीमांचल के इलाके में जिस तरीके से अमित शाह के कार्यक्रम हो रहे हैं, वो इस बात के सबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति को बेहद गंभीरता से ले रही है। और मैत्रेय जी, आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की भारी जीत के बाद पटना से संबोधन में कहा था कि बिहार से हो करके गंगा पश्चिम बंगाल जाती है। इसके राजनीतिक मायने थे। यानी बिहार से हो करके जो बिहार में जो फॉर्मूला आजमाया गया, जो सफल हुआ, वही फॉर्मूला अब पश्चिम बंगाल में आजमाया जाएगा। और बिहार में जो जो फॉर्मूले बनाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, वो कुछ इसी तरीके से था कि माइनस मुस्लिम राजनीति को साध करके हम बिहार में बड़ी सफलता अर्जित करेंगे, और वैसा हुआ भी था। और यही संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं अमित शाह सीमांचल के इलाके से कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि पश्चिम बंगाल में किन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। पता होगा कि उत्तरी जो पश्चिम बंगाल है, वहां भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत है। और ये जो उत्तरी पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है वो बिहार के सीमांचल से लगता है, चाहे वो जलपाईगुड़ी हो, दार्जिलिंग का इलाका हो, ये दक्षिण दिनाजपुर हो, ये जो मालदा हो, ये जो इलाके हैं, ये तमाम इलाके बिहार की सीमा से लगते हैं या बिहार का प्रभाव वहां पर है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत है। 4 लोकसभा की सीटें उत्तरी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर उत्तरी पश्चिम बंगाल में बेहद मजबूत है।
और उत्तरी पश्चिम बंगाल से ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश इकाई के नेता है पश्चिम बंगाल के, कई शीर्ष नेता वहां से आते हैं। तो ये संदेश देने की कोशिश अमित शाह की हो रही है कि देखिए, ये जो चीजें हैं ना, जो घुसपैठ की जो समस्या है ना, उसको हम खत्म कर देंगे। और पश्चिम बंगाल का जो बिहार से लगा हुआ इलाका है वो बहुत सेंसिटिव है। एक तरफ आप किशनगंज में देखते हैं जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, उसके बगल में लगा हुआ पश्चिम बंगाल का जो जिला है दक्षिणी दिनाजपुर, उस इलाके में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 75% के करीब हिंदू आबादी है। एक तरफ किशनगंज और एक तरफ दक्षिणी दिनाजपुर, दोनों को आप देख लीजिए, एक मुस्लिम बहुल और दूसरा हिंदू बहुल। तो वो जो दिनाजपुर का इलाका है, उन इलाकों में बहुत तेजी से वहां भी डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है मुसलमानों के द्वारा, बाहरी जो घुसपैठिए हैं उनके द्वारा। तो यहां से ये मैसेज देने की कोशिश अमित शाह की हो रही है कि देखिए, हम ये सीमांचल का इलाका नहीं बनने देंगे, उत्तरी पश्चिम बंगाल को नहीं बनने देंगे, दार्जिलिंग को नहीं बनने देंगे, उत्तर दिनाजपुर को नहीं बनने देंगे, दक्षिण दिनाजपुर को नहीं बनने देंगे, जलपाईगुड़ी को। और इसके बहुत व्यापक आपको राजनीतिक मायने निकालने होंगे और ये देखने को मिलेगा चुनाव के दौरान। अमित शाह की भूमिका हमेशा से राजनीतिक रही है। वे गृह मंत्री के तौर पर कम, एक राजनेता के तौर पर ज्यादा याद किए जाते हैं या याद होते हैं वे गृह मंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जिताऊ मशीन के सबसे बड़े कार्यकर्ता, आज की तारीख में सबसे बड़े नेता अमित शाह ही हैं। नरेंद्र मोदी के बाद नरेंद्र मोदी जो चीज सोचते हैं उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं अमित शाह पर ही होती है और अमित शाह उसी अभियान में लगे हुए हैं। जो मैसेज नरेंद्र मोदी ने दिया कि बिहार से होकर के पश्चिम बंगाल में गंगा जाती है, यानी वो राजनीतिक धारा की बात कर रहे थे, तो उसको बहाने का, उसको पश्चिम बंगाल में ले जाने का जो कार्य है वो अमित शाह करेंगे। और वैसा करते हुए अमित शाह पूरी निष्ठा के साथ नजर आ रहे हैं। चूंकि मई में चुनाव होना है, मई तक सब कुछ हो जाना है, अप्रैल में ही पश्चिम बंगाल में कायदे से कहिए तो अप्रैल में ही चुनाव होना है, तो अब समय बचा नहीं है, फरवरी अंत की ओर है, तो बहुत जो कम समय बचे हैं उन समयों में अमित शाह पूरी राजनीति को साध लेना चाहते हैं। मैत्रेय जी। जी पंकज सर, जिस तरह से बिहार विधानसभा में भी हमने आज देखा कि 12 जो बीजेपी के विधायक हैं वो सीमांचल में जनसंख्या की बात कर रहे हैं और सीमांचल के जिलों की अगर हम बात करें तो 10 साल में 35% तक वोट जो है वो बढ़े हैं और बिहार का अगर हम औसत देखें तो 20-25% है। क्या ये सामान्य जनसंख्या वृद्धि है या बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर बड़ा नैरेटिव गढ़ रही है? देखिए, जहाँ तक राजनीति, हेलो जी पंकज सर, आपसे सवाल। मैत्रेय पंकज, मैत्रेय जी, जब भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ और डेमोग्राफी की बात करती है तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही मामला है। इसको इस तरह से समझने की जरूरत है कि आप आपने अभी बताया कि जो 30 से 35% तक जो है सो वोटरों में इजाफा हुआ है सीमांचल में, लेकिन अगर यही आप जो है सो बिहार के अन्य जिलों की बात करेंगे तो वो 20 से 25% तक है। अगर इस नजरिए से आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर जो है तो यहाँ पर आपको 10% जो है अधिक आपको वोटरों की संख्या बीते 10 साल में इजाफा देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरफ से ये जो है इजाफा ये अप्रत्याशित है या कुछ अधिक है, लेकिन इसके पीछे जो है एक वजह ये भी हो सकती है कि जो ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं उनमें जो है बहुविवाह की भी प्रथा है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो है तो बच्चों की संख्या अधिक होती है, तो इस वजह से भी जो है सो ये इनकी संख्या, वोटरों की संख्या जो अधिक होती है। मेरे ये कहने के पीछे मेरा ये नहीं मकसद नहीं है कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस इलाके में, सीमावर्ती इलाके में, खास करके सीमांचल में जो है घुसपैठ नहीं होता होगा। लेकिन जब अगर हम घुसपैठ की बात करते हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक चेंज की वजह तो हमने आपको बता दिया कि जो उनके यहाँ बहुविवाह की प्रथा है, तो इसमें मान लिया डेमोग्राफिक चेंज तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर घुसपैठ की बात करते हैं तो हम बड़े दावे के साथ, चूंकि घुसपैठ के समर्थन में हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, कोई हमारे पास तथ्य नहीं है, कोई हमारे पास सबूत नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक उम्मीद थी, कयास लगाए जा रहे थे कि एसआईआर के बाद जो है तो सीमांचल में जो है घुसपैठियों की शिनाख्त हो पाएगी,
7,20,000 जो है सो आपको वोटर्स के नाम कटे, बावजूद जो है आधिकारिक तौर पर, मुझे नहीं पता है, अगर आप लोग को पता हो तो बताएंगे कि आधिकारिक तौर पर उसमें से एक भी घुसपैठिए की शिनाख्त नहीं हुई है। इसकी बड़ी वजह है कि जो आपके पास आप जिसे घुसपैठिया साबित करना चाहते हैं, देखिए होता क्या है कि घुसपैठिए का मतलब समझिए, अमूमन जो है घुसपैठिए का मतलब बोला जाता है इस इलाके में, सीमांचल में शेरशाहवादी मुसलमानों को, जिनकी जड़ें जो है बंगाल से जुड़ी हुई है, उन्हें ही बांग्लादेशी घुसपैठिया भी कहा जाता है। लेकिन समस्या ये है कि वजह चाहे जो भी रही हो, आज ये तबका शेरशाहवादी क्या कहते हैं, वो जो है आज जो है यहाँ रहने के लिए सारी जो औपचारिकताएँ होती है वो पूरी कर चुका है। उसके पास इतने सारे कागज़ात हैं कि उनको आप बांग्लादेशी घुसपैठिया साबित कर पाएँगे, ये थोड़ा-सा कठिन लग रहा है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है। तो अब ये इस तरह से हम अगर कह सकते हैं कि जब चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव था तो बड़ी इसको बड़ी बारीकी से इस मुद्दे को, घुसपैठ के मुद्दे को सामने लाया गया था। खुद 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि एक-एक को बाहर निकाल देंगे। वही बात अमित शाह जी भी कह रहे हैं। और साथ ही वो बड़े देखेंगे कि आप वो कह रहे हैं ये कि जो ये जो बड़ी समस्या है घुसपैठ की, ये बिहार, बंगाल और झारखंड से जुड़ा हुआ है। तो कहने के लिए तो लोग यह भी कह रहे हैं कि चूँकि अब बंगाल का चुनाव है, तो जिस तरह से बिहार में घुसपैठ का मुद्दा बना था चुनाव में, तो उसी को लेकर के जो है यहाँ भी अब घुसपैठ की बात की जा रही है। मैत्रेयी जी। जी। दीपक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि किशनगंज से नॉर्थ बंगाल के कई जिलों में अगर हम देखें तो सीधा मूवमेंट जो है वो आसान है, भौगोलिक रूप से इलाका बेहद संवेदनशील भी है। तो क्या बीजेपी किशनगंज को बंगाल में एंट्री गेट की तरह देख रही है? देखिए, इसमें समझना होगा कि जिस तरह से अमित शाह ने भाषण में कहा कि मैंने बिहार के लोगों को कहा था कि घुसपैठियों को बाहर करके निकाल दूंगा, एक एक घुसपैठियों को बाहर करूंगा। और देखिए, मैं आपको याद नहीं रहा, मुझे याद है, मैं आया हूं और मैं यहाँ घुसपैठियों को बाहर कर कर रहूंगा, चुन चुन कर बाहर करूंगा। जो हमारे अवैध रूप से राशन ले रहे हैं, रह रहे हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो आप ये देखिए कि जिस तरह से अमित शाह के साथ सम्राट चौधरी, नित्यानंद, ईडी के डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी, सीआईडी, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीटी और एयरफोर्स के लोग थे, तो लगता है कि कोई अब यहाँ पे एक जबरदस्त कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई वो कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है और उनकी ये सोच है, क्योंकि उन्होंने बिहार के चुनाव में भी देखा और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हमारी जनता ने भाजपा को सपोर्ट किया बिहार में, बंगाल में भी जीत कर दिखाऊंगा। भाजपा को सपोर्ट किया और आपने देखा होगा कि इसमें वो टोटल जो हायरार्की है उनको लेकर चले हैं। गृह मंत्री बिहार के, सेंट्रल मिनिस्टर स्टेट नित्यानंद राय और खुद, और बिहार के जो 7 जिले के अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई। चलिए, ये एक अच्छा, अगर ये काम करते हैं तो एक बड़ी बात होती है। और सीमा की सुरक्षा, बहुत आरोप भी लगाया इन पर लोगों ने कि घुसपैठ कैसे करते हैं, आपका सीमा का एरिया कमजोर है, कैसे घुस जाते हैं। हो सकता है कि उनको ये बात लगी और वो सीमा को मजबूत करना चाहते हो। मगर एक चीज मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से वो बंगाल के लोगों को भरोसा देना चाहते हैं कि देखो भैया, मैंने बिहार में जो कहा, घुसपैठियों को मैंने निकालना शुरू किया और मैं यहाँ जीतूंगा, तो मैं यहाँ भी निकालना शुरू करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो ये मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की। और आपने देखा जिस तरह से नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर हैं, जिस तरह से ड्रग्स और करेंसियों की सप्लाई होती है, तो अगर वो बात रुकती है तो बड़ी बात है। मगर एक चीज आप उन्होंने सीमांचल को ही क्यों बनाया एक सेंटर पॉइंट? देखिए, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, ये सारे बंगाल में है, जो उसके आसपास के एरिया है। और वो वहां से मैसेज देना चाहते हैं और वहां से संचालित भी हो सकता है। आपने देखा कि जिस तरह से वो पूर्णिया, अररिया, इन सब इलाकों के एसपी, डीएम से मिले, और आपने देखा इसमें जनता दल यूनाइटेड का कोई मंत्री नहीं था और जनता दल यूनाइटेड का कोई वहां पे ये नहीं था। वो सीधे सीधे केंद्र सरकार, बिहार सरकार की, भाजपा की डिप्टी सीएम और केंद्र, तो ये
लेकर चलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बीजेपी को हम वहाँ जीतेंगे। हालाँकि भाषण में ये ज़रूर बात करते हैं, हालाँकि लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। पूर्णिया में 7 जिले के एसपी, डीएम, बिहार के गृह अपर सचिव, ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे। मगर ये सवाल जहाँ तक आप लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी इंक्रोचमेंट होगा सीमा से, उसे हटाया जाएगा। यानी अब ये कार्रवाई अब शुरू होती है, क्योंकि ओवैसी और विपक्ष का भी एरिया रहा वहाँ, कांग्रेस का भी एरिया रहा है सीमांचल, और अब वो देखना होगा कि इसको पॉलिटिकल सपोर्ट कितना मिलता है, या पॉलिटिकल सपोर्ट इसलिए नहीं मिलता है कि ये लोग समझ देखिए, चूंकि चुनाव से 1 आध महीने पहले जब ये कार्रवाई होती है तो इससे लगता है कि ये चुनावी संदेश है। मगर अगर ये संदेश नहीं है और अगर इसको कार्रवाई करना चाहते हैं अमित शाह जी, तो जरूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से वहाँ की जनसंख्या है, बॉर्डर क्षेत्रों में अवैध धार्मिक निर्माण और डोमिलिशन और घुसपैठियों की पहचान करने का जो मुद्दा इन्होंने बनाया, अगर ये सफल होता है तो बड़ी बात होती है। मगर कहीं न कहीं हमेशा से ये दिखता है कि चुनाव के समय अगर ये बात है, इसका सीधा मैसेज जाता है बंगाल के वोटरों पर कि देखो बाबू, बिहार में उन्होंने जो कहा वो करना शुरू कर दिया, और बिहार में, बंगाल में भी ऐसा ही होगा। तो बीजेपी बंगाल के चुनाव, अगर आज उन्होंने भाषण में अगर ये नहीं कहा होता कि मैं बंगाल में चुनाव जीतूंगा, हमें वहां सपोर्ट मिलेगा, तो थोड़ा लगता है कि डाइवर्सन टुवर्ड्स बंगाल है। और बंगाल बॉर्डर आपको लगता है सीमांचल से करीब, आपने देखा होगा कि हर जगह गए, अररिया गए, किशनगंज में माता गुजरीमल मेडिकल कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, उसमें भी उन्होंने शिरकत किया। और वो माता गुजरीमल मेडिकल कॉलेज दिलीप जायसवाल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनका है। तो कहीं कहीं उस माहौल बनाने की वहां कोशिश की, और मुझे लगता है कि संचालन भी बहुत कुछ हद तक बंगाल का चुनाव सीमांचल के आसपास होगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर सब बंगाल के आसपास है। तो ये अगर ये बात माना जाए कि ये काम अगर सही तरीके से होता है, देश की सुरक्षा की बात होती है, बॉर्डर पर बहुत ही आलोचना सहनी पड़ी है केंद्र सरकार को, जब वो कहे कि घुसपैठिया अंदर आ गए, तो विपक्ष ये सवाल उठाने लगा कि आखिर बॉर्डर किसका है, आपका है या मेरा है? आपके बॉर्डर में लोग चुस्त नहीं है। तो ये सारी बातें लेकर अमित शाह अगर इस तरह का प्लान बनाते हैं, और आप देख रहे हैं कि जवानों के साथ खाना भी खा रहे हैं, वो जवानों के साथ लगे हुए हैं, एक मोरल बूस्ट भी कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं, और अभी तक के जनता दल यूनाइटेड का या ओवैसी का अभी कोई बहुत कड़ा बयान इस पर नहीं आया। आपको याद होगा ओवैसी ने क्या कहा था, जो मुझे सीमांचल में स्टेटस देगा स्पेशल और विशेष पैकेज देगा, हम उसकी हर बात मानेंगे। तो कहीं न कहीं अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, हो सकता है स्पेशल पैकेज भी मिल जाए, हो सकता है कुछ नए तरीके, नए रास्ते की ओर केंद्र सरकार तो नहीं जा रही, क्योंकि वो देख रही है कि सीमांचल का एरिया, वो सीमांचल में इन्हें भी सपोर्ट है, इन्हें भी, इनके भी एमपी हैं वहां से, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, मुझे लगता है कि ये अगर कदम सही है तो अच्छा है। मगर ये सवाल उठता है कि बंगाल के चुनाव से पहले बंगाल के सटे एरिया में ये क्या हो रहा है। प्रियदर्शी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि सीमांचल, बिहार का जो सीमांचल का इलाका है और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाने की चर्चा तेज़ हो गई है। चर्चा तब तेज़ हुई जब आरजेडी के ही एक नेता रणविजय साहू ने सदन में ये बात रखी कि शायद अमित शाह आ रहे हैं और वो कुछ एरिया को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाने की बात आगे कर सकते हैं। और इसके बाद तमाम तरह की बातें आने लगी। अमित शाह ने खुद भी कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या ये सच में कोई संवैधानिक कदम यहाँ पे संभव है, लग रहा है क्या आपको, या सिर्फ सियासी दबाव बनाने की रणनीति थी? देखिए, ये सियासी दबाव बनाने की रणनीति है। सीमांचल को काटा नहीं जा सकता है।
मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि आजादी के समय जब सीमाएं तय हो रही थी राज्यों की, उस समय भी बिहार के कई ऐसे हिस्से थे जिस पर पश्चिम बंगाल का दावा था। पश्चिम बंगाल उन इलाकों पर दावा कर रहा था, उसमें सीमांचल के इलाके थे और कुछ इलाके वैसे थे जो झारखंड से लगते थे। तब बिहार ही हुआ करता था झारखंड, उन इलाकों से लगते थे, उन इलाकों पर झारखंड का दावा हुआ करता था, ये सॉरी पश्चिम बंगाल दावा किया करता था। लेकिन डॉक्टर कृष्ण सिंह बहुत मजबूती के साथ उसका विरोध किए और उसको बिहार से बाहर नहीं जाने नहीं जाने दिया। तो आज की तारीख में कोई भी ये कोशिश करे कि सीमांचल को बिहार से अलग कर देंगे, मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि ये संवैधानिक अधिकार केंद्र के पास होता है कि कौन सा हिस्सा किस राज्य में रहेगा, किस हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाएगा। ये तमाम अधिकार राज्यों के पास, ये केंद्र सरकार के पास सुरक्षित अधिकार है। उसको इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ र्यूमर भर है। बिहार में तो कोई चुनाव होना नहीं है। और क्यों चाहेगी भाई, क्यों चाहेगी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उस इलाके को पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया जाए जो इलाका ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। अगर जो चर्चा आरजेडी ने छेड़ी है या कुछ लोग जो कह रहे हैं कि कुछ इलाकों को 4 जिले बिहार के, कुछ 4-5 जिले पश्चिम बंगाल के, इन इलाकों को मिलाकर के एक केंद्र शासित राज्य का स्टेटस मिल जाएगा। क्यों ऐसा चाहेगी भारतीय जनता पार्टी? पश्चिम बंगाल में उत्तरी पश्चिम बंगाल ही तो है जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे रहा है। और अगर अपनी मजबूती को काट करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम ममता बनर्जी को वॉक ओवर दे दें, तो ये तो बहुत बेवकूफाना बात होगी। और जो लोग ये कह रहे हैं वो बेवकूफ है। इस मामले में मैं पूरी तरीके से उनके साथ सहमत नहीं हूँ। आरजेडी तो चूंकि तंज कस रही है, उसको मजा लेना है इस मामले पर कि ऐसा हो रहा है, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अमित शाह का जो दौरा है वो इस तरीके से है कि एसआईआर में ठीक है कि घुसपैठियों की पहचान नहीं हुई, लेकिन घुसपैठिए यहां से भागे, वो लोग नाम जुड़वाने नहीं आए। या एक बात और है कि इस तरीके से वो घुल मिल गए हैं कि अब उनको पहचानना मुश्किल हो रहा है। उनकी पहचान तो की जानी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत सटीक उदाहरण है। जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा था, उस दौरान नेपाल में अचानक डेमोग्राफी बदल गई। नेपाल में कहा जाता था वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से कि मुसलमानों की आबादी 14 लाख है। और जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर होने लगा तो पश्चिम बंगाल में अचानक से यह दावा किए जा सॉरी माफ करिएगा, हाँ, पश्चिम बंगाल में एसआईआर होने लगा तो अचानक से नेपाल में यह दावा किया जाने लगा कि वहां पर मुसलमानों की आबादी 40 लाख है। ये वो मुसलमान थे जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के डर से भाग करके चले गए थे नेपाल में, उनकी धरपकड़ न हो जाए। ये सब मामला है। और इन मामलों को आप पर्दा डाल करके कहेंगे कि ऐसी चीजें नहीं है, बिल्कुल ऐसी चीजें हैं। और इसीलिए अमित शाह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। और ये पश्चिम बंगाल, आप ठीक कह रही हैं मैत्रेय जी, कि ये गेटवे होगा बिहार से वाया बिहार पश्चिम बंगाल को जो जिस राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है, ये गेटवे साबित होगा। इसके पहले जब नितिन नवीन को भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तब भी मैं ये कह रहा था कि इसके पीछे, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर पश्चिम बंगाल है। वहां की राजनीति को साधना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वहां कायस्थ मार्शल कास्ट है, कद्दावर कास्ट जाति है। करीब 2.5 से 3% की आबादी कायस्तों की है, कुलीन कायस्तों की आबादी है। और वो लोग पश्चिम बंगाल में निर्णायक तौर पर राजनीति में भूमिका निभाते हैं। और ममता बनर्जी चूंकि ब्राह्मण से है, हालांकि वहां जात पात कम है, लेकिन फिर भी एक महत्वाकांक्षा है कायस्तों में, कसमसाहट है कि उनकी अपनी सरकार बने। बहुत दिन हो गए कायस्तों की सरकार बने हुए, तो कायस्तों के मन में ये जो कसमसाहट है उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। अनेक कारण थे, उसमें एक कारण ये भी था। और अमित शाह के दौरा के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। सीमा की सुरक्षा की बात हो सकती है, तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति उनके निशाने पर नहीं है। वरना इतनी जल्दीबाजी क्या थी? ये हड़बूंग मचाने की क्या जरूरत है कि आनन फानन में आप सीमांचल के इलाके का दौरा कर रहे हैं? देश की बहुत सारी सीमाएं हैं जो असुरक्षित है, वहां पर भी तो गृह मंत्री जा सकते हैं ना, उन इलाकों का भी तो दौरा कर सकते हैं ना। उन इलाकों में भी घुसपैठ बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में भी, लद्दाख में भी, वहां पर भी इधर उधर से लोग आ जाते हैं। उन इलाकों में तो गृह मंत्री नहीं जा रहे हैं। गृह मंत्री का टाइमिंग पर सवाल है। ये जो टाइमिंग उन्होंने चुना है वो निश्चित तौर पर, गृह मंत्री का कार्य तो वो कर ही रहे हैं, एक राजनेता का भी भूमिका वो बखूबी अदा कर रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की जो राजनीति है उसमें अमित शाह ब्रांड एम्बेसडर होंगे।
अमित शाह ने पिछली बार भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पश्चिम बंगाल में भूमिका निभाई थी। कुछ लोगों को लगा होगा कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के करीब तो पहुंच गई। 38% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का शेयर है और 48% के करीब टीएमसी का। मात्र 10% का फासला है। और अगर ये 10% के फासला को अगर पाट दिया जाए, और वो संभव भी लग रहा है, अगर मुसलमान राजनीति ममता बनर्जी से छिटका इधर उधर हुआ, जिसमें ओवैसी और बाबर जैसे लोग हैं शामिल, अगर इन लोगों ने 5% भी वोट इधर उधर कर दिया और 5% भारतीय जनता पार्टी गेन कर गई, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, मतुआ समाज। मतुआ समाज को भी साधने की कोशिश अमित शाह ने यहां से की है। वो मतुआ समाज जो पश्चिम बंगाल में 25% की आबादी रखता है, 30% के करीब मुसलमान और 25% मतुआ। मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा कोई निर्णायक भूमिका अदा करता है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, तो वो मतुआ है। मतुआ समाज पर सबसे ज्यादा खतरा है घुसपैठ का, सबसे ज्यादा खतरा है। मतुआ समाज भी ये बांग्लादेश से ही आए हुए लोग हैं, लेकिन इनको मान्यता मिल गई है। इन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, वो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं ना, और ये लोग डेमोग्राफी वहां पर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जहां जहां मतुआ समाज के लोग हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान और इस लोकसभा चुनाव के दौरान भी मतुआ समाज का भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी की ओर रहा है। तो एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और उत्तरी बंगाल में मतुआ समाज की बहुतायतता है, जो सीमांचल के इलाके से, बॉर्डर से लगे हुए, बिहार से बॉर्डर के लगे हुए जो इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, उसमें मतुआ समाज का भूमिका बहुत निर्णायक है। उनकी बड़ी आबादी है। उनको मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं अमित शाह कर रहे हैं। मैत्रेय जी। पंकज सर, अमित शाह 3 दिन तक सीमांचल में अलग अलग जिलों में लगातार बैठक कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है। सेना और सिविल प्रशासन दोनों के साथ को साथ बिठाया गया और इतनी हाई लेवल एक्टिविटी किसी बड़े फैसले का संकेत दे रही है। आपको क्या लग रहा है इस पर, क्योंकि जिस तरह से यूनियन टेरिटरी बनाने की बात हो रही है, या ये बात चल रही है कि कुछ जिलों को मिलाकर शायद केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए मित्रेय जी, जहां तक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात है तो ये तो केंद्र सरकार के विवेकाधीन होता है। और जहां तक रही मंजूरी की बात, तो वो लोकसभा और राज्यसभा में वो इस स्थिति में है कि बड़ी आसानी से अगर वो बनाना चाहें केंद्र शासित प्रदेश, तो वो बना सकते हैं। सीमांचल सहित बंगाल के वो 8-10 जिले और 4 जिले मिला करके वो चाहे तो बना सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ इसका कोई कारण नजर नहीं आता है कि क्यों इस इलाके को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। सिर्फ इस वजह से कि जो बात घुसपैठ की कही जा रही है, डेमोग्राफिक चेंज की बात कही जा रही है, क्या इस वजह से इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा? और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो आधार आप देखेंगे कि किसी भी इलाके को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो कारण होता है, तो उसमें जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो विकास होता है। फिर इस तरह की जो वो डेमोग्राफी चाहिए, या फिर अन्य भी कई तरह के कारण होते हैं, आंतरिक सुरक्षा से लेकर के कई जो फैक्टर हैं उस पर भी ये तय होता है कि केंद्र शासित प्रदेश बने या ना बने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो यहाँ पर जो है 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, तो इस स्थिति में अगर इस लिहाज से कोई फेल्योरनेस की वजह से अगर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का दर्जा लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, तो जाहिर तौर पर जो है सो एक उंगली तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो राज्य सरकार है उसके तरफ भी उठेगी। तो कुल मिलाकर के, और मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं लगता है कि जो इस निर्णय पर जो है जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ जाना पसंद करेगी, क्योंकि एक बार बिहार का बंटवारा हो चुका है और अब भविष्य में इस तरह के किसी भी बंटवारे में मेरे ख्याल से कम नीतीश कुमार जाना पसंद नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति लग रही है, हाँ ये ठीक है। अब गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, घुसपैठ की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, तो भला सीमांचल के इलाके से घुसपैठिए बाहर हो, इससे किसको गुरेज हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल मंशा पर सवाल तो तब उठते हैं जबकि आप घुसपैठ की ये बात हो रही है इस चिकन नेक में। मैत्रेयी जी, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 3 दशकों से ये घुसपैठ घुसपैठ की बात चलती रही है। तो सवाल ये है कि आपकी सरकार 12 सालों से है, केंद्र में आपकी सरकार है। इससे पूर्व भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी, तो आपको तो पर्याप्त समय मिला था इन घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने का। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला।
और अब अगर अमित शाह जी कुछ ऐसा कर जाएं तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के तरफ से तो उनको धन्यवाद ही मिलेगा, सीमांचल के इलाके के लोगों से। जैसा कि अभी अमित शाह जी कह रहे थे कि जो ये घुसपैठिए हैं न केवल राशन पर कब्जा कर रहे हैं बल्कि युवाओं के रोजगार को की भी हकमारी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, वो इस पर करें, लेकिन इसके लिए प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है। अब आगे कितना कुछ हो पाता है, या फिर अभी बंगाल का चुनाव है तो ये घुसपैठ घुसपैठ की बात जो है महज चुनावी नारा न बनकर रह जाए, ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है, तो अभी तो फिलहाल चूंकि जो अभी समय जिस समय में वो इस तरह की बात कर रहे हैं, और देखिएगा कि आप अगर हम बिहार चुनाव की बात करें तो ये जो घुसपैठ का मुद्दा प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने उठाया था, तो मेरा ये मानना है कि इनको कुछ हद तक इनका लाभ भी हुआ था। और सीमांचल के इलाके में 24 विधानसभा सीट है, तो गौर करेंगे कि 2020 में यहाँ पर 12 सीटें एनडीए के पास थी और 12 सीटें यूपीए के पास थी। तो इस बार जो है इनको 14 सीटें हासिल हुई है, जाहिर है 2 सीटों का इजाफा हुआ है। और अगर हम इसको आप थोड़ा-सा और हट करके अगर आप देखेंगे, चूँकि जब घुसपैठ की होती है, तो बड़ा स्पष्ट शब्दों में मैं कह दूँ कि घुसपैठिया और कोई नहीं होता है, वो अल्पसंख्यक मुसलमान ही होते हैं। तो उस स्थिति में जो है, इस इलाके में वोटों का ध्रुवीकरण होता है और इसका फ़ायदा जो है एनडीए को तो मिला ही, और इस ध्रुवीकरण का फायदा जो है सो एआईएम भी उठाने में सफल रही है। एआईएम को 2020 में भी 5 सीटें मिली और 5 सीटें इस बार भी मिली है। तो जाहिर है कि जो यहाँ पर जब चुनाव होता है सीमांचल के इलाके में, तो आप देखेंगे कि जो ओवैसी के निशाने पर जो है भारतीय जनता पार्टी होती है और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर घुसपैठ की समस्या होती है। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर एक दूसरे के पूरक साबित हो जाते हैं, तो वोटों का ध्रुवीकरण होता है जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को तो मिलती ही है, एआईएमआईएम को भी मिलती है। तो कुल मिलाकर के यही स्थिति है और मेरा यही मानना है कि फिलहाल जो है सो केंद्र शासित प्रदेश बनने की कोई संभावना मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। मैत्रेयी जी। सर, ममता बनर्जी को घेरने के लिए क्या सीमांचल को लॉन्च पैड बनाया जा रहा है? अगर इतना बड़ा फैसला हुआ तो आपको क्या लगता है किसका वोट बैंक कटेगा और फायदा जो है वो किसको मिलेगा? देखिए मैत्रेयी जी, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, अंदर खाने से जो बात आ रही है, जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, ठीक है कि अमित शाह जी सीमा सुरक्षा की बात करने आए हैं, उनके एजेंडे में है, गृह मंत्री है, वो सब ठीक है। लेकिन जिस तरह से अंदर खाने जो बात चल रही है, तो वो उसमें है क्या कि जो ये तो एक घुसपैठ तो एक बात है, और जो है पश्चिम बंगाल चुनाव को साधना जो है सो ये इनका गृह मंत्री जी का निशाना है। ये जो है आप जब किशनगंज की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके आजू बाजू जो है पूरा बंगाल का इलाका है, बीच में किशनगंज है। तो इस स्थिति में और जाहिर तौर पर आपको पता ही होगा कि जो आसपास के जो जिले हैं 8 से 10 जिले जो हैं वो उसमें बेहतर प्रदर्शन करती रही है भाजपा, और इसको और पुख्ता करने के लिए यहाँ से मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जो किशनगंज को बंगाल चुनाव के लिए वार रूम के रूप में भाजपा तब्दील करेगी, और यहीं से जो है इस आसपास के बंगाल के इलाके में, नॉर्थ बंगाल के इलाके में जो है चुनावी रणनीति को साधा जाएगा और यहीं से जो है चुनाव को कमांड भी किया जाएगा, और इसकी एक बड़ी तैयारी अंदर खड़े चल रही है। मैत्रेयी। दीपक सर, आपसे सवाल है मेरा कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि अमित शाह जो हैं वो नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं इस दौरे में, और राज्यसभा चुनाव को लेकर क्योंकि 5वीं सीट पर अभी भी चर्चा चल रही है एनडीए के भीतर भी कि कैसे किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी लगातार दावा किया कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, विपक्ष के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, तो इस तरह की बातें भी लगातार आ रही है। वैसे में ये दौरा, उसके अलावा अगर नीतीश कुमार से मुलाकात होती है अमित शाह की, क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो क्या लग रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर इसमें क्या एंगल है? देखिए, जब अमित शाह आए और चुनाव का माहौल हो तो चुनाव की बात नहीं होगी, ये बात तो समझ में नहीं आती। चुनाव की बात तो होगी और नीतीश कुमार से राजनीतिक बात होगी, क्योंकि अभी तो अब जिस तरह से 5वीं सीट को लेकर आरजेडी भी और महागठबंधन भी ऊपर आ रहा है, और जिस तरह से नीतीश कुमार होमवर्क कर रहे हैं,
आपको पता होगा कि 5वीं सीट के लिए वो भी बहुत इंटरेस्टेड हैं और वो 5वीं सीट देना चाहते हैं। जिस तरह से नाम आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है और नहीं भी होती है, तो बातचीत तो होती ही होगी और डिसीजन हो ही गया होगा कि क्या 2 सीट उनका, 2 सीट आपका और एक 5वीं सीट की लड़ाई होगी। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार कंसर्न है, नीतीश कुमार इन चीज़ों में बहुत महारत हासिल किए हैं कि किस तरह से लोगों को अपने पक्ष में विधायकों को लाकर 5वां सीट भी जीत लिया जाए। 5वीं सीट के लिए 38 तो उनके पास है, 3 की कमी है और मुझे लगता है कि इसमें नीतीश कुमार की पार्टी को परेशानी नहीं होगी और परेशानी होगी किसको? वो तो होगी महागठबंधन को परेशानी होगी कि कौन कहाँ भागता है, क्रॉस करता है, ये सारी बातें होंगी। अब सवाल है कि अब चुनाव सर पे है, नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, ये सब चीज़ देखना होगा और मुझे लगता है कि इस पर नीतीश कुमार से वो ज़रूर बात करेंगे और सम्राट चौधरी तो माध्यम है ही है, सम्राट चौधरी के माध्यम से वो बातचीत हो भी रही होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हो। प्रियदर्शी सर, क्योंकि सीमांचल जो इलाका है उसमें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी पैठ है, तो जिस तरह से बात चल रही थी 5वीं सीट को लेकर, हमने पिछले शो में भी बात किया है इसको लेकर कि 5वीं सीट में ओवैसी जो हैं वो किंग मेकर की भूमिका में रह सकते हैं, महागठबंधन एनडीए दोनों के लिए ओवैसी फैक्टर काम कर सकता है। तो क्या लग रहा है आपको, अमित शाह आ रहे हैं, ओवैसी क्या इधर झुकाव नजर आएगा? क्योंकि बीजेपी के साथ तो ओवैसी का डायरेक्टली कहना है, उनके प्रवक्ताओं का डायरेक्टली कहना है कि बीजेपी के साथ तो हम गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जेडीयू के साथ के लिए एक बात जरूर कही है कि जेडीयू अगर उम्मीदवार अपनी पार्टी सिंबल के साथ नहीं उतारेगी तो उनके साथ वो जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें आ रही है कि अगर कोई मुसलमान चेहरा हो प्लस अगर तीर छाप पे नहीं उस सिंबल के साथ नहीं राज्यसभा जाए तो जरूर उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रियदर्शी सर, मैं आपका इस पर जानना चाहूंगी कि राज्यसभा को लेकर क्या ये है। देखिए, बिल्कुल ओवैसी किंग मेकर और प्रेशर ग्रुप के तौर पर बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के लिए उभरे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 5वीं सीट के लिए पैसे का खेल होगा, पैसे का खेल होगा। इसमें तमाम जोड़ तोड़ जो कुछ भी चल रहा है ये ऊपरी है, पैसे का खूब खेल होगा। और ओवैसी बिल्कुल नहीं, चिमटे से भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की तारीख में दिखना नहीं चाहेंगे। ये बात अलग है कि उन पर भारतीय जनता पार्टी का बी टीम होने का आरोप लगता है। भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं ने, एक सांसद ने कह दिया था कि ओवैसी तो उनकी बी टीम है। वो दाग भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो लगाया जाता है या लगा हुआ है ओवैसी पर, उनकी पार्टी एमआईएम पर, वो दाग बिल्कुल इस चुनाव में वो धो देना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के करीब वे जाते हुए बिल्कुल नहीं दिखेंगे। एक बात जो आपने कही कि उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के साथ वे जा सकते हैं, तो ये संभव है कि उनके साथ वे जाएं, क्योंकि जितने भी एआईएमआईएम में जो नेता हैं उनके कभी न कभी नीतीश कुमार से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो उन ताल्लुकात के संबंध पर यह कहा जा सकता है कि ये संभावना है, लेकिन ओवैसी ऐसा भी नहीं होने देंगे। ये चाल चल रहे हैं। जिस तरीके से ओवैसी ने महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ढोल नगाड़ा बजा करके कहा था कि मैं आपके गठबंधन में आना चाहता हूं, मुझे रख लीजिए, लेकिन ये ऊपरी मंशा थी, पीछे की मंशा नहीं थी। इसी तरीके से इस मामले में भी देखने को मिलेगा कि ये जो एआईएमआईएम है ये ऊपरी तौर पर ऐसा कह रही है और ये प्रेशर पॉलिटिक्स है महागठबंधन पर, क्योंकि महागठबंधन से जो उम्मीदें एआईएमआईएम की हैं उनकी हैं कि मेरे पार्टी के प्रत्याशी को आप राज्यसभा में भेज दीजिए। इसके लिए ये कोशिश हो रही है। इसीलिए ऊपरी तौर पर जनता दल यूनाइटेड के साथ जाने की बात कह करके एआईएमआईएम प्रेशर बना रही है आरजेडी पर, कांग्रेस पर, वाम दलों पर। उसकी चाल ये है। और यकीन मानिए क्यों एआईएमआईएम आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के साथ जाना चाहेगी? क्यों जाना चाहेगी? तब तो फिर यही बात हो जाएगी कि सत्ता के लिए आप चले जाते हैं। और पिछली बार जो हुआ था, अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए इसके पीछे ओवैसी की सहमति नहीं होगी। यहाँ के क्षेत्रीय नेता जो हैं, जो विधायक गण हैं सीमांचल से जो जीत करके आए हैं, उन लोगों की अपनी इच्छा होगी। पिछली बार भी देखा गया था कि नीतीश कुमार के चाहने के बाद एआईएमआईएम में टूट हुई थी। हालांकि वो विधायक चले गए थे आरजेडी में,
लेकिन वो टूट हुई थी नीतीश कुमार की इच्छा के साथ ही। तो लेकिन जनता ने उन सीटों पर फिर से किसको जिताया? ओवैसी की पार्टी को। तो ये एआईएमआईएम के विधायक लोग नहीं भूलेंगे कि अगर गच्चा दिया इस बार तो फिर तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि हार्डकोर वोटर बन चुके हैं एआईएमआईएम के वहां पर सीमांचल के इलाके में, और वो ओवैसी की पसंद पर उनके प्रत्याशियों को वोट करते हैं, न कि प्रत्याशियों का अपना वोट है, इंडिपेंडेंट वोट आया है। तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कोई रिस्क लेने जा रहे हैं, ये लोग टॉस कर रहे हैं, महागठबंधन को टॉस कर रखा है। जनता दल यूनाइटेड को भी, नीतीश कुमार को भी कुछ देर के लिए उछाल करके रखा है कि हम आपके साथ आ सकते हैं, इस खुशफहमी में जी लीजिए। लेकिन एआईएमआईएम अपनी चाल चल रही है, बड़ी चाल चल रही है, और नेशनल नैरेटिव के हिसाब से भी एआईएमआईएम चाहेगी कि एक बार उसकी एंट्री इंडिया ब्लॉक के भीतर हो जाए, महागठबंधन के भीतर हो जाए, ताकि अन्य राज्यों में जो उसकी अछूत की स्थिति बनी हुई रहती है इंडिया ब्लॉक की ओर से, वो स्थिति खत्म हो, दरवाजे खुले। जिस तरीके से आप कह रही है ना कि पश्चिम बंगाल का दरवाजा सीमांचल से खोलने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं, उसी सीमांचल के इलाके से वैसे भी चाह रहे हैं कि राज्यसभा में जा करके भारत भर में जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ जाने का एक रास्ता खोलें। ऐसा नहीं है कि पहले क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ओवैसी की पार्टी का समझौता नहीं हुआ है, लेकिन उस स्तर पर नहीं हुआ। बड़े क्षेत्रीय पार्टियों के साथ उनका कभी उस तरीके से समझौता नहीं हुआ है। ये मार्ग खोलेगा बड़े क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, कांग्रेस के साथ एक गठबंधन का। जी मैत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से अमित शाह का दौरा हो रहा है, 3 दिवसीय दौरा आज खत्म हो जाएगा। घुसपैठ का मुद्दा हो, बिहार से ज़्यादा बंगाल को टारगेट कर रहा है, यूनियन टेरिटरी वाली चर्चा कितनी ज़मीन पर है, ये सब आज हमने बातचीत की। बहुत शुक्रिया प्रियदर्शी सर, पंकज सर आपका और दीपक सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी और इस विषय पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।